चल गया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन भी कर ही लो। तो धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लेवल थोड़े से अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बट पहले ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो और आंसर बता दो। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पूछ रहा है a प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी। इसमें क्या करो ना, 2-3 सॉल्व करके देखो कुछ हो रहा है। ए बार हो तो जाना चाहिए। ओके चलो देखो यार, यहाँ पे ज़रा एक बार देख लो सभी लोग। मैं क्या करता हूँ, अगर सिर्फ मैं ये दो एलिमेंट्स को पिक करता हूँ, a प्लस ए बार बी को, तो आपको पता है ना a को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के साथ, तो आंसर मिलेगा a प्लस बी। 3 को लेके देखते हैं, a बार b बार c। तो ये तो आप के मैप से भी कर सकते हो, बट अगर डायरेक्ट करना चाहें तो देखें क्या क्या हो सकता है। चलो यार डायरेक्ट करके देखते हैं। a प्लस, सपोज मैंने a बार कॉमन ले लिया, अंदर बचा b प्लस बी बार c। यहाँ से b को डिस्ट्रीब्यूट किया तो मिल जाएगा a प्लस ए बार इंटू बी प्लस सी। यहाँ से फिर से मुझे मिल जाएगा a प्लस ए बार बी प्लस सी। इसकी वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की थी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप देखो कॉमन सेंस से सोचो, 2 टर्म ले रहे हो तो a प्लस बी मिल रहा है, 3 टर्म ले रहे हो तो a प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है। यहीं से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है नहीं मतलब आप यार यहाँ से ना बहुत इजीली ये कर सकते हो, जो जैसे मैंने किया ना, मतलब जो मुझे अभी इंस्टेंटली स्ट्राइक किया वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले ये 2 टर्म यहाँ पे ले लिए, फिर उसके बाद मैंने 3 टर्म ले लिए। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों के बेसिस पे ऑप्शन तो टिक हो ही जाएगा। बाकी एग्जैक्टली कैसे करेंगे इस पर थोड़ा सा और थॉट देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप भी सोचिए। मैं भी सोचता हूँ कि अगर एग्जैक्ट करना होता है, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है तो हमें कुछ 3-4 टर्म्स तक निकाल के ही आंसर जज करना पड़ेगा, तो इसका कोई एग्जैक्ट मेथड तो मेरे ख्याल से होता भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अभी अभी कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। दोबारा आ गया है बट इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। चलो इसका आंसर बता दो। ये रिंग काउंटर दे रखा है 10 बिट का, 10 बिट का रिंग काउंटर है। ये मॉड 20 रिपल काउंटर। ओके, दिस इज 4 बिट पैरेलल काउंटर एंड इट इज 4 बिट जॉनसन काउंटर। ठीक है, नाम तो दिख रहा है ना सबको, सभी लोगों को नाम दिख रहे हैं क्या यार, नाम देख लो। ये 10 बिट का रिंग काउंटर, ये मॉड 20 रिपल काउंटर, ये 4 बिट का पैरेलल काउंटर, ये 4 बिट का जॉनसन काउंटर, ये दे रखा है। क्वेश्चन में 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहा है, तो क्वेश्चन में 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ये इनपुट के तौर पे अप्लाई कर रहा है। तो अगर 100 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ये इनपुट के तौर पे अप्लाई कर रहा है, तो आगे बढ़ाते जाओ। रिंग काउंटर क्या करेगा, इसको 10 से डिवाइड कर देगा कि रिंग काउंटर अगर n बिट का होता है तो उसका मॉड कितना होता है n, तो फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड कर देता है, n से। तो अगर ये 10 बिट का रिंग काउंटर है तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 10। ठीक, मॉड 20 रिपल काउंटर, मॉड 20 रिपल काउंटर का मतलब इसका मॉड 20 हो गया, तो ये इसी 10K को वापस से 20 से डिवाइड कर देगा। तो 10K को जब 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.5K। 4 बिट का पैरेलल काउंटर, तो 4 बिट का अगर पैरेलल काउंटर यूज़ करा जा रहा है तो आप मुझे बताएंगे, जब भी सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं, पैरेलल काउंटर का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर अगर 4 बिट का आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कितनी स्टेट्स प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम। ठीक है, चेक करिए और बताइए। यहाँ तो आपको समझ में आ गया रिंग काउंटर में क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया। पैरेलल काउंटर में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास कोई सिंक्रोनस काउंटर है, 4 बिट का एक पैरेलल काउंटर है, तो उस केस में आपका जो ये 0.5 किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है, इस 4 बिट के काउंटर को कितनी फ्रीक्वेंसी का फैक्टर यहाँ पे डिवीजन देना चाहिए, चेक करके बताइए। यहाँ पे इसके बाद तो आपको पता है जॉनसन में भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जस्ट मैं पैरेलल काउंटर पे जानना चाहता हूँ, अगर 4 बिट मेंशन कर रखी है, ठीक है, तो 4 बिट मेंशन करने की वजह से वो स्टेट्स कितनी ले सकती मैक्सिमम 16। तो यहाँ पे आप कितने से डिवाइड कर देना इसको, 0.5K बाई 16 से। जॉनसन 4 बिट का है तो ये एक्स्ट्रा इसको किससे डिवाइड कर देगा, 8 से। यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। समझ आ गया ना, यस, ओके।
तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल, अब बस इसको फाइनल आप डिवीजन कर लेना, यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने लिया, इसको पढ़ो और आंसर बता दो। ओके, क्या याद करने की, ऐसा कुछ उसमें याद नहीं करना ना। रिंग काउंटर आपको पता ही है कि n बिट का रिंग काउंटर है तो n स्टेट्स देगा, n बिट का जॉनसन काउंटर है तो 2n स्टेट्स देगा, यूज्ड में अनयूज्ड में 2 पावर n माइनस un देगा। जो आपके रिपल काउंटर्स होते हैं उनका तो मॉड आपको पता ही होता है, और पैरेलल काउंटर्स में भी पता होता है। ठीक है, ओके चलो थैंक यू सो मच यार। ये देखिए आंसर कैलकुलेट करिए और बताइए। तो हम लोगों ने करीबन यार 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। स्लाइड नंबर अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता भी चल जाएगा, बट वी हैव डन मोर देन 35 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से और ज़्यादा ही कर लिए। चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन में जॉनसन काउंटर इज अ नॉर्मल रिंग काउंटर एक्सेप्ट द आउटपुट ऑफ द लास्ट काउंटर इज कनेक्टेड टू इट्स ओन इनपुट, द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स, ऑल इन्वर्टेड आउटपुट्स आर कनेक्टेड टू द प्रीसीडिंग इनपुट एक्सेप्ट द लास्ट, द क्यू एन बार इज कनेक्टेड टू डी नॉट। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। काउंटिंग सीक्वेंस इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें काउंटिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसमें देखो काउंटिंग सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, जेके इसने 1 1 दे रखा है, तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर जेके यार 1 1 है तो क्या इस बात की गारंटी कि ये रिपल काउंटर है। देखते हैं, तो जेके 1 1 होना सिर्फ टॉगल मोड इंश्योर करेगा, बाकी देखते हैं। यहाँ पे लग रही है एक्सटर्नल क्लॉक, तो ये हो गया एलएसपी। बाकी एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक से, एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक से काम कर रहा है, ये हो गया एमएसपी। यहाँ पे अगर आप देखें सारे के सारे क्लॉक्स, सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स थे वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड थे, बट यहाँ पे जो इनपुट दे रहा था वो ए बार से दे रखा था। इसका मतलब ये काउंटर कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, अप काउंटर की कैटेगरी। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे उसने क्लियर सिग्नल सिग्निफाई कर रखा था, तो जब भी क्लियर सिग्नल सिग्निफाई होते हैं तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को इनिशियली आप क्या मान के चलते हो, रीसेट। तो इनिशियली सब कुछ जीरो थे। अब जरा यहाँ पे देख लो, रीसेट लॉजिक जनरेट करने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले बबल्स हटा देता हूँ। ये बबल्स मैंने यहाँ से हटा दिए, तो ये क्लियर बार भी अब सिर्फ क्लियर रह गया। ठीक है, तो मैंने बबल्स वगैरह पहले हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप खुद से सोच के देखो, ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट कब होंगे, जब ए भी 1 हो जाएगा, बी भी 1 हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये काउंट कहाँ से कहाँ तक कर रहा होगा, 0 से 000 से लेके 111 तक काउंट करेगा। जब 111 काउंट हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करेगा। तो 111 को काउंट कराना बहुत ज़रूरी है, तो 000 से 111 तक इसकी काउंटिंग हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, फाइन। सातवें की काउंटिंग होगी, ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन 000 to 110 भी दे रखा है। अच्छा, 000 to 110 दे रखा है, फिर वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ही वो 111 काउंट करेगा, देखो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ, देख लो। देखिए 1 टर्मिनेशन काउंट यहाँ पे मेंशन कर रखा था, पांचवा आपका आ जाएगा 101, छठा आपका 110 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। जैसे ही आप सातवीं क्लॉक पल्स लगाओगे, ये 111 काउंट तो कर लेगा, बट ये एक मेटा स्टेबल स्टेट में काउंट होता है ना। तीनों फ्लिप फ्लॉप्स 111 में चले तो जाएंगे, बट वो स्टेट स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि 111 में रहने के बावजूद इनको एक क्लियर का सिग्नल मिलेगा, और थोड़ी देर में ये सारे के सारे 111 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 001 में। तो जब आप ऐसे सर्किट्स का स्टेट डायग्राम बनाते हो ना, तो स्टेट डायग्राम ऐसे बनता है। एग्जैक्ट स्टेट डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस 6 के बाद ना बीच में एक मेटा स्टेबल स्टेट आती है, मेटा स्टेबल स्टेट को डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, फिर ये 7 जाता है 0। समझ आए? तो जो ऐसी स्टेट्स बीच में आती है ना, उनको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आना चाहिए, वो काउंट तो करेगा 0 से लेके 110 तक, बिल्कुल सही बात है, बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल ऑल्सो काउंट 111, दैट इज कंसिडर्ड एज मेटा स्टेबल स्टेट। तो थोड़ी देर के लिए इसको 111 काउंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये 111 के आउटपुट्स यहाँ पे 111 की तरह फीड होंगे, तब इसका आउटपुट 1 आएगा, तब जाके ये वापस इन सारे के सारे सर्किट्स को क्लियर करेगा। लॉजिक समझ में आया ना सभी लोगों को?
पार्शियली सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, हाइब्रिड काउंटर की बात करो ना, एक क्वेश्चन लिया है हाइब्रिड काउंटर का भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने हाइब्रिड काउंटर का भी लिया, अभी इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो पार्शियली सिंक्रोनस, पार्शियली असिंक्रोनस होते हैं ना, उनको हाइब्रिड काउंटर्स बोला जाता है या फिर हाइब्रिड सीक्वेंशियल सर्किट्स बोला जाता है, ओके। चलो पहले तो बताओ क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया, यानी मेटा स्टेबल स्टेट वाला काइंड ऑफ ऑल द रिलेशंस। ऑप्शन तो चलो ठीक है, डी ऑप्शन हमने टिक कर लिया, दैट इज नॉट एन इशू। बट द थिंग इज, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये 7 को काउंट करेगा या नहीं करेगा। तो आप बोलोगे काउंट तो करेगा, बट वो स्टेट स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो वो मेटा स्टेबल होगी, इस वजह से उसको काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि क्या 7 काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होना चाहिए। जब तक 7 काउंट होगा नहीं, तब तक क्लियर बार कभी भी एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। और अगर आपको क्लियर बार या क्लियर को एक्टिवेट करना है तो 7 थोड़ी देर के लिए तो काउंट कराना ही पड़ेगा, भले ही मेटा स्टेबली सही, ओके। समझो यार इस बात को, बताओ, कंफर्म करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसा बनता है इसका स्टेट डायग्राम, जो ये मैंने बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 से ये जाता है मेटा स्टेबल 7 में, मेटा स्टेबल से फिर स्टेबल 0 में आता है, फिर ये साइकिल आपकी बार बार रिपीट करती है। बिल्कुल सही बात है, 111 अपीयर होगा ही होगा विदाउट फेल। 111 बिना अपीयर हुए ये सर्किट कभी भी आपका रीसेट होगा नहीं। तो 111 काउंट होता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सिंस इट इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट काउंटेड एज अ काउंट सीक्वेंस और अ स्टेबल स्टेट, ठीक है, ओके। क्लियर वाला बता दें, क्लियर वाले में देखो ना, ये बोल रहा है जब 1 1 1 आएगा तो आउटपुट पे आपको मिल जाएगा 1, और अगर ये 1 मिल गया तो सारे के सारे क्लियर एक्टिवेटेड हो जाएंगे और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को ये वापस से रीसेट कर देंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. चलो ये क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ।
तो अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। तो देखो हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं यार, क्वेश्चंस के थ्रू मैं जितना कॉन्सेप्ट आपको बता पा रहा हूँ उतना बता रहा हूँ। कभी डिजिटल वगैरह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिजिटल से रिलेटेड बताऊंगा। अगर आपको लैचेस फ्लिप फ्लॉप वगैरह में दिक्कत आती है तो आप जाके स्पेशल क्लास में लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप कवर करना, आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आपने ऐसा लैच और फ्लिप फ्लॉप कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो वहाँ से पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप की जनरल एनालिसिस कैसे होती है। तो कभी अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में पढ़ेंगे डिजिटल वगैरह तो वहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। अभी तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वेरी ब्रीफली आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम होपफुली यू आर ऑल्सो फॉलोइंग ऑल द थिंग्स व्हाट आई वांट टू कन्वे। चलो यार क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक डिजिटल सर्किट डिजाइन करना है विद 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स और एक एक्सॉर गेट उसने मेंशन कर रखा है। इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ QA, QB, QC was 110, then the minimum number of clock pulse required to get QA, QB, QC as 011. आंसर, हाँ लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप मैंने स्पेशल क्लास में कवर करा है, तो स्पेशल क्लास में आप जाओ और लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। वो पूरा मैंने कवर किया, आप जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पूरा लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के पीछे की कहानी समझ में आ जाएगी और कोई भी क्वेश्चन बिना कोई फॉर्मूला लगे आप डायरेक्टली कर पाओगे। ठीक है, चलो यार इसका आंसर तो बताओ। देखो ये सारा का सारा एक शिफ्ट रजिस्टर काउंटर जैसा दिख रहा है, तो आप इसको एक ब्लॉक लेवल पे लेके आइए। जब आप इसको ब्लॉक लेवल पे लेके आओगे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर को, देखो जब भी आपके डी फ्लिप फ्लॉप्स की कैस्केडिंग होती है तो आप उस सर्किट को हमेशा जैसे मैंने ब्लॉक लेवल पे बनाया ना ऐसे ब्लॉक लेवल पे लेके आ सकते हो, QA, QB, QC, बट उसके लिए डी रजिस्टर की ही काउंट कैस्केडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ रहा QA और QB, ये दोनों कनेक्ट हो रहा है एक एक्सॉर गेट से। ये एक्सॉर गेट का इनपुट यहाँ पे आ रहा है, ये आपको मिल रही क्लॉक। ठीक है, तो एक्सॉर गेट का इनपुट यहाँ पे डाल दिया, क्लॉक यहाँ पे मिल गई। बट एक देखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि क्वेश्चन में हमसे QA, QB, QC पूछ रहा था, जबकि यहाँ पे हमें जो लिखना था वो लिखना था QC, QB, QA फॉर प्रॉपर रीजनिंग। ठीक है, तो इनिशियली इसने दे रखा था QA, QB, QC 110 था, तो ये बेसिकली हमारे लिए हो जाएगा 011। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये कब 011 हो जाएगा, मतलब हम क्या चाहेंगे कि कब ये 110 हो जाए, ऐसे तो कुछ चाहेंगे क्योंकि हम उल्टा इसको परसीव करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे देखो क्या होगा, ये इन दोनों का एक्सॉर यहाँ पे आके फीड होगा, तो ये मिलेगा 0, ये 01 हो जाएगा। सेकेंड क्लॉक पल्स पे इन दोनों का एक्सॉर अगेन यहाँ पे आके फीड होगा 100। थर्ड क्लॉक पल्स पे इन दोनों का एक्सॉर अगेन यहाँ पे आके फीड होगा, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 5 आ रहा है, 5वीं क्लॉक पल्स पे हो जाना चाहिए। देखो ना, इन दोनों का बस एक्सॉर लेना है यार, इन दोनों का एक्सॉर लेते रहो, इधर भेजते रहो। 1 1 का 0, 0 1 का 1, 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 का 1। तो ये आपको मिल गया क्या, QC, QB, QA 0 0 1, यानी कि यहाँ से आपको QC की वैल्यू मिल गई 1, QB की वैल्यू मिल गई 1 और QA की मिल गई वैल्यू 0। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 5। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो और नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स बताओ यार। 5 आ रहा था ना सभी का। चलिए देखिए यार जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए सभी लोग। इसमें पूछ रहा है कि इसके अनयूज्ड स्टेट्स कितने आ जाएंगे। फिर से देखो यहाँ पे लॉजिक वही मुझे दिख रहा है जो आपको दिख रहा है कि सबकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखो फटाफट, प्रोसेस करो और बताओ कितने नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें अनयूज्ड रह जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे QA प्लस अगर लिखें हम लोग तो ये मिल जाएगा JA। JA की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे, QB। आप करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। तो QA प्लस तो आपको मिल गया, QB एक्सॉर QA, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको देखिए,
यहाँ से आपको क्यू बी प्लस क्या मिल जाएगा, के तो आएगा नहीं, सिर्फ जे क्यू बी बार आपको लिखना है। तो जे की वैल्यू तो हो गई क्यू सी, ये क्यू सी क्यू बी बार, यहाँ पे लिखो क्यू सी प्लस, यहाँ पे भी जस्ट आपको लिखना है जे सी क्यू सी बार। तो जे सी की वैल्यू मिल रही क्यू बी प्लस क्यू सी का नॉर्म, ऐसा कुछ आपको फाइनल मिलना चाहिए। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करो यार, आंसर बताओ, सबको आंसर बताना है, सबको एग्जाम देना है। तो यहाँ पे कोई स्टेट वगैरह मेंशन किया था, कुछ नहीं मेंशन किया था, तो मैं इसको क्यू ए क्यू बी क्यू सी स्टेट मान लेता हूँ, कोई भी एक स्टेट मान लेते हैं, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एमएसबी एलएसबी का कोई चक्कर नहीं, बस वो पूछना है अनयूज्ड कौन कौन से रह जाएंगे। तो क्यू ए प्लस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यू ए प्लस आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए क्यू बी एक्सॉर क्यू ए, और क्यू बी प्लस आपको मिल जाना चाहिए क्यू सी क्यू बी बार, एंड क्यू सी प्लस आपको मिल जाना चाहिए। इसमें देखो सिर्फ कैलकुलेशन है ना, इसमें तो ऐसा कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा है, बस आपको ये करना आना चाहिए, एक बार ये कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इनिशियल क्लॉक 0 हो गई, क्यू ए प्लस मतलब इन दोनों का आपको क्या लेना है, एक्सॉर, तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ये तो 0 ही हो जाएगा। क्यू बी प्लस का मतलब क्यू सी क्यू बी बार करोगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। थर्ड केस में इन दोनों का आपको क्या लेना है, नॉर, तो ये मिल गया 1। सेकेंड क्लॉक पल्स पे आइए, फिर से आपको इन दोनों का एक्सॉर कैलकुलेट करना है 0, यहाँ पे आपको करना है क्यू सी क्यू बी बार, सो दिस बिकम्स 1 एंड ऑब्वियसली इन दोनों का नॉर अगेन मिल जाएगा 0। थर्ड क्लॉक पल्स पे आइए, थर्ड क्लॉक पल्स पे आपको इन दोनों का एक्सॉर कैलकुलेट करना 1, यहाँ पे आपको चाहिए क्यू सी क्यू बी बार, इट विल बिकम 0 एंड नॉर विल अगेन बिकम 0। फोर्थ क्लॉक पल्स पे आइए, इन दोनों का एक्सॉर हो जाएगा 1, ये आपको मिल जाएगा क्यू बी बार क्यू सी, ये मिलेगा 0 और इन दोनों का नॉर कैलकुलेट करोगे आपको 1 मिल जाएगा। पाँचवीं क्लॉक पल्स पे आइए, एक्सॉर मिल गया 1, क्यू बी बार क्यू सी मिल गया 1, ये आपको मिल जाएगा अगेन 0। छठी क्लॉक पल्स पे आइए, 0 क्यू बी बार 0, तो देखो स्टेट डायग्राम क्या बन रहा है, 0 से गया 1, 1 से गए 2, 2 से चले गए 4 के पास, 4 से आए 5 के पास, 5 से गए 6 के पास, 6 से चले गए 0 के पास। कौन कौन सा मिस है, मिस हो रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक तो आपका 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दूसरा आपका 7 प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारी प्रेजेंट है। तो कितने नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स आ जाएंगे, 2। बाकी तो सारे यूज ही हो गए ना, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं हो रहा था, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। देखो जिनका भी 3 आ रहा है वो लोग चेक करो, या जिनका 4 आ रहा है दे नीड टू क्रॉस चेक दिस प्रोसेस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, बट आप अपना करेक्ट आंसर निकाल के बताइए। तो सभी लोग यहाँ से करेक्ट आंसर निकाल के बताओ, यहाँ से कोई मैच नहीं करेगा, दैट इज अनदर इशू, बट करेक्ट आंसर यहाँ से निकालो और बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कॉमन क्लॉक दे रखी हो, तो आप क्या करते हो, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लॉक टू क्यू डिले कैलकुलेट करते हो। तो आपको मिला टी क्लॉक ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना दे रखा है, 70 नैनोसेकेंड्स, प्लस जब आप क्लॉक टू क्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो बीच में अगर कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो उसका डिले 0 प्लस सेटअप टाइम ऑफ सेकेंड, सेकेंड का सेटअप टाइम कितना दिख रहा है, 20। तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी मिल जानी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1/90 नैनोसेकेंड्स। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, शायद ए ऑप्शन मैच कर जाएगा इसमें। तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 11 पॉइंट के आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो लोग सिंक्रोनस और असिंक्रोनस वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आज का आखिरी सवाल। देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो। तो अभी कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि इसमें सर बता दो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के क्वेश्चंस कैसे होंगे जो कॉम्बिनेशन आते हैं। तो जब भी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का कॉम्बिनेशन आता है उसको आप बोलते हो हाइब्रिड काउंटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइब्रिड काउंटर। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते तो आप यहाँ से देख सकते थे कि ये वाला जो दोनों फ्लिप फ्लॉप है ये सेम क्लॉक के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं, यही सेम क्लॉक इन दोनों का ड्राइव कर रही है, जबकि ये वाला जो सिग्नल है, सॉरी ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको एक दूसरी क्लॉक आपके हमेशा ड्राइव कर रही है। चेक करो और बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? फाइन, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि ये कर क्या रहा है।
तो मैं इसमें आपको 2-3 कंसेप्ट समझाता हूँ, दोनों तीनों कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लो। देखो, जब भी मैं कहता हूँ कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट दुनिया का है, उसको सॉल्व करने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है, सबकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखो और नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख के एक टेबल बना के सॉल्व कर दो। तो यही हमने सीखा। अब देखो यहाँ पे ये जो उसने सर्किट मेंशन कर रखा था, इसमें उसने स्टेट ऑलरेडी हमको डिफाइन करके दे दिया था कि स्टेट अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो आप Q2 Q1 Q0 इक्वल टू 000 मान लो। तो अगर आप Q2 Q1 Q0 इक्वल टू 000 मानते हो यार, तो आप खुद सोचो कि आपको इनके नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस कैसे लिखनी है। फटाफट मुझे बताते जाइए। पहले वाले की नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी टॉगल मोड में है ना, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इसका मतलब Q0 प्लस के बारे में तो कभी हमें डाउट ही नहीं आएगा, ये तो हमेशा Q0 बार के बराबर आएगा। ध्यान से सुनते रहना सभी लोग। सेकंड वाले पे आते, पहले तो मैं नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाद में मैं सोचूंगा क्या करना है। इसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो आपको पता है, इसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखने का मतलब हो जाएगा J1 Q1 बार प्लस K1 बार Q1, ऐसे ही तो कुछ करना है। अब देखो यहाँ पे J1 की वैल्यू ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आपको मिलेगा Q2 बार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q2 प्लस Q1 का नॉर, और K1 की वैल्यू 1 मेंशन कर रखी है, तो सेकंड वाला टर्म तो वैसे ही 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ से Q2 प्लस कैलकुलेट करिए। Q2 प्लस जब कैलकुलेट करोगे तो K2 तो इसमें वैसे भी कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ J2 Q2 बार। J2 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करो, ये मिल जाएगा Q1। तो अल्टीमेटली यहाँ से मिला Q2 बार Q1। मेरे ख्याल से इतना करने में तो आपको कोई ट्रबल थी ही नहीं। कैसा भी सर्किट हो, हाइब्रिड हो, सिंक्रोनस हो, असिंक्रोनस हो, हर एक फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन लिखने में हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैंने तीनों की नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिख दी। ऐसा करने में कोई डाउट है किसी को? कोई भी ऐसा समझ पा रहा है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसको आ रही है? देखो, अब होता क्या है कि अगर मान लो सर्किट आपका हाइब्रिड है, अगर आपका सर्किट हाइब्रिड होता है या फिर सर्किट किसी और कैटेगरी में जा रहा होता है, तो आप नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन के साथ साथ ट्रिगरिंग भी इंश्योर किया करो। अगर सर्किट और सिर्फ सीक्वेंशियल होता है तो सिर्फ नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, अदरवाइज हमेशा नेक्स्ट स्टेट प्लस ट्रिगरिंग हमको चेक करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेट प्लस ट्रिगरिंग, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेट तो इंश्योर कर लिया, ट्रिगरिंग अब इंश्योर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो क्या जो ये Q0 वाला फ्लिप फ्लॉप होगा, ये हर एक क्लॉक पल्स की एज पे ट्रिगर हो जाएगा? यस। तो यहाँ पे ट्रिगरिंग में लिख रहा हूँ, Q0 विल ट्रिगर एट ईच पॉजिटिव एज ऑफ एक्सटर्नल क्लॉक। ये सब हमारे दिमाग में चलेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने देखो यहीं पे तो एक्सटर्नल क्लॉक लगा रखी है, जो भी क्लॉक है यहीं पे एक्सटर्नल क्लॉक लगी हुई है, तो क्लॉक की हर एक पॉजिटिव एज पे ये ट्रिगर होता रहेगा। अब आप आगे इन दोनों सर्किट्स को अगर देखो तो इनकी क्लॉक यहाँ से आ रही है ना, दोनों की, और दोनों ही पॉजिटिव एज है। इसका मतलब ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर कब होंगे? जब Q0 कहाँ से कहाँ पे चेंज होगा? 0 to 1। यस और नो? तो अगर आपने कभी रिपल काउंटर पढ़ा होगा तो रिपल काउंटर में सेम कंसेप्ट को यूज़ करके आपके क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब जो आपका देखो यहाँ पे Q1 और Q2 आएंगे, ये कब कब ट्रिगर होंगे? व्हेन Q0 चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिड काउंटर्स के क्वेश्चंस में। अगर ये आप बना ले गए तो क्वेश्चन फिर आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले तो बता दो ये लॉजिक पूरा का पूरा समझ में आ गया सभी को? अगर लॉजिक समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा प्रोसेस करते, फिर इसका एक शॉर्टकट भी आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो पहले एक मेन तरीके से कर लेते हैं, फिर एक डायरेक्ट शॉर्टकट इसका देखते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट से क्वेश्चन कैसे होगा। चलो टेबल बना लो। यहाँ पे हो गया क्लॉक, यहाँ पे हमने लिख दिया Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस। इनिशियली था सब कुछ 0 0 0। फर्स्ट क्लॉक पल्स, ये तो हमेशा टॉगल होगा, ये तो हमेशा टॉगल होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट में जाएगा 0 to 1। अगर ये टॉगल हुआ तो ये बाकी दोनों को भी एक्टिवेट कर देगा, तो इन दोनों से बोलेगा अपनी नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन देख लो, Q2 प्लस की नेक्स्ट स्टेट क्या है? Q2 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई Q1, और ये इन दोनों का नॉर है, तो Q2 का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई Q1 0 हो गया, और इन दोनों का नॉर आपको यहीं से कितना मिल जाएगा? देखो 0 और 0 का अगर आप नॉर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जानी चाहिए? 1। चेक कर लीजिए, ठीक है ना? अगले स्टेट पे आते हैं, सेकंड क्लॉक पल्स लगाओगे, ये चेंज हुआ 1 से 0। अगर ये 1 से 0 में चेंज हुआ तो इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आपके एज इट इज ही रहेगा। थर्ड क्लॉक पल्स में ये चेंज हुआ 0 से 1, फिर इन दोनों को वो इंकरेज करेगा नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए। Q1 की नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का नॉर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 0।
Q2 के नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए Q2 बार Q1 कैलकुलेट करोगे, आंसर मिल जाएगा 1। फोर्थ क्लॉक पल्स में अगर आप नोटिस करो ये 1 से 0 में गया, तो इन दोनों में कोई चेंज होगा नहीं। तो जब जब ये 0 से 1 जाएगा ना तभी ट्रिगर करेगा। पाँचवीं क्लॉक पल्स पे देखो, ये तो 0 से 1 जाएगा ही जाएगा, फिर इसको बोलेगा कि इन दोनों का नॉर होना है, ये आपको मिल गया 0। यहाँ पे आपको Q2 बार Q1 करना, आंसर मिल जाएगा 0। छठी क्लॉक पल्स में ये मिल जाएगा 0 0 से। तो देखो इसका मॉड नंबर आपको कितना मिला, 6। लॉजिक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया कि कौन सा लॉजिक हम यहाँ पे यूज करना चाहते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी यूनिवर्सल तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में सेम नजरिया अभी भी आपने वही रखा कि सबके नेक्स्ट स्टेट की क्वेश्चन लिखी, बस एक ट्रिगरिंग वाली चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बता दी। तो हमेशा कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट आए, अगर वो पहले से ही सिंक्रोनस है, फिर ट्रिगरिंग वाली बात हटा दिया करो, क्योंकि सिंक्रोनस है तो सब एक साथ ट्रिगर हो जाएंगे। अगर सिंक्रोनस के साथ साथ असिंक्रोनस जुड़ा हुआ है या सिर्फ असिंक्रोनस है, तो आपको ट्रिगरिंग भी साथ के साथ इंश्योर कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, समझ गए? तो चलो अब देखो यहाँ पे एक इसका मैं शॉर्टकट भी आपको समझाता हूँ, सभी लोग देख लो ध्यान से, मुझे बताना, सोच समझ के सभी लोग बताएंगे। देखो यहाँ पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप, ये जो भी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे था, क्या इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बाकी दोनों की क्लॉक को डिराइव कर रहा है या नहीं? बाकी दोनों की क्लॉक को डिराइव कर रहा है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसका मॉड नंबर अलग कैलकुलेट कर लो। जो भी रिपल काउंटर्स होते हैं उनका मॉड नंबर कितना होता है, 2 होता है ना, सॉरी, जो भी फ्लिप फ्लॉप्स टॉगल मोड में होते हैं, तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप अगर टॉगल मोड में है तो उसका मॉड हमेशा 2 आ जाएगा। अब इसका मॉड सिर्फ आप अलग से निकाल लो। अब देखो इसका मॉड निकालना कितना आसान है। इसका मॉड निकालने के लिए Q2 प्लस तो आपने लिख ही रखा था, Q2 बार Q1, और आपने Q1 प्लस भी लिख रखा था कि Q1 प्लस Q2 का मैं नॉर ले लूँगा। तो अब मैं सिर्फ इसी की टेबल बनाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं इसी की टेबल बना रहा हूँ 2 की, क्योंकि 2 में मेरे लिए जज करना आसान होगा। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ये इन दोनों का नॉर आप लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, Q2 बार Q1 0 हो जाएगा। सेकेंड क्लॉक पल्स पे इन दोनों का Q2 बार Q1 करोगे तो ये 1 मिल जाएगा और इन दोनों का नॉर 0 हो जाएगा। थर्ड क्लॉक पल्स पे Q2 बार Q1 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 और इन दोनों का नॉर आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिर्फ इस सेगमेंट की बात करता इसकी, तो इसका मॉड नंबर आपको कितना दिख रहा है, 3। ठीक है, दोनों मॉड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी आपका फ्लिप फ्लॉप्स का सेगमेंट ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बाकियों के लिए क्लॉक की तरह काम कर रहा हो या बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स को डेराइव कर रहा हो, जैसे यहाँ से जो आउटपुट आपने जनरेट किया, ये पर्टिकुलर आउटपुट बाकी सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को डेराइव कर रहा है, तो ये जितने फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ डेराइव कर रहा है, इसका मॉड अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो। बाय द वे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में और डाल देता, इसको कर लो 1 1 और यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक लगाता, तो देखो ये टॉगल मोड, ये दोनों मिलकर टोटल मॉड नंबर कितना बना लेते, 4, और इसका मॉड नंबर कितना था, 3। तो टोटल आंसर कितना आ जाता, 12। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आपका जो फर्स्ट क्लॉक पल्स होता है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर उसका आउटपुट बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ डिराइव कर रहा है या बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक के तौर पे जा रहा है, तो आप क्या करो, पहले वाले सेगमेंट का अलग से कैलकुलेट कर लो, सेकंड वाले का अलग से। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा पाऊँ, देखो, ठीक है, और इसके बाद कोई एक सर्किट है मॉड M, तो इसका आउटपुट इसका क्लॉक में, इसका इसके क्लॉक में और इसका इन सब के क्लॉक में एक साथ, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स है। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसका आउटपुट इसमें जा रहा है, ठीक है, तो इसका मॉड अलग से निकाल लो M1, इसका आउटपुट इसमें जा रहा है, इसका अलग से निकाल लो M2, इसका आउटपुट इसमें जा रहा है M2, और इसका आउटपुट इकट्ठा इसमें चला गया तो ये M चला गया। तो आपने क्या किया, इसका आउटपुट इसके क्लॉक में जा रहा था, इसका आउटपुट इसके क्लॉक में जा रहा था, इसका आउटपुट इसके क्लॉक में जा रहा था। तो जब जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं ना, आप सारे के सारे मॉड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट बहुत जगह पे काम आता है, बहुत बड़े बड़े सर्किट्स को ये छोटा कर देता है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators.
with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.